गुड मॉर्निंग बेटा। सर। और बेटा ठीक हो? यस सर। ओके बेटा, आज हम पेज नंबर जो आपका है 215 पेज यहाँ से शुरू करेंगे। चांदी का बहाव। चांदी का बहाव का मतलब ये नहीं कि चांदी की कीमत, वो कीमत नहीं है बेटा, ये बहाव है, फ्लो है, फ्लो। तो किस तरीके से, जैसे चांदी के सिक्के थे उसके बदले किस तरीके से जमा करते थे, सरकार को कितना फायदा होता था, उसके विषय में हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए बेटा, चांदी का बहाव क्या है। ये हमें पता ही है कि हमारे देश के मुगलों के शासनकाल में और उससे पहले के शासनकाल में इंडिया में चांदी और सोने के सिक्के चला करते थे। तो चांदी का बहाव कैसे था वो देखिएगा। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं और 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। यानी मुगल साम्राज्य जो है बहुत बड़ा एक्सटेंटिव जो है एक एम्पायर था, एक साम्राज्य था बहुत बड़ा, जो कि 16वीं से 17वीं सदी में उसमें सत्ता का मतलब होता है शक्ति, राज्य के सभी संसाधन, उनकी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। यानी सेना पे इनका कंट्रोल था, जमींदारों पे इनका नियंत्रण था, किसानों पे इनका नियंत्रण था, कंप्लीट समाज पे लगभग नियंत्रण था। तो ये चीज हम समझेंगे कि मुगल साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था जिसका शक्ति नियंत्रण बहुत अच्छा था और संसाधनों पे पकड़ बहुत अच्छी थी। ये साम्राज्य थे मिंग साम्राज्य कहाँ से बिलोंग करता है? चाइना में। छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि एग्जाम्पल जो दे रखे हैं वो सिर्फ इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप उसके जरिए इन छोटे क्वेश्चंस को पढ़ लें। अब अक्सर देखने में आता है इस तरह के जो छोटे क्वेश्चन जब बन के आते हैं तो बच्चे डेफिनेटली उसको रॉन्ग करते हैं, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है उसे। आप चैप्टर रीड करते हैं तो बेटा उसको अंडरलाइन कीजिएगा, ये छोटे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो मैंने बताया भी था, इसमें क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। देखो, मिंग साम्राज्य चाइना में, सफावी साम्राज्य ईरान में, ऑटोमन साम्राज्य तुर्की में, और मुगल साम्राज्य कहाँ है? बताओ उषा, बताइए बेटा। उषा, हैव यू हेard माय वॉइस? सर हमारे इंडिया में ही था। यस। हाँ, तो क्विकली रेस्पॉन्ड किया करो बेटा, सोच के जवाब दे रही हो क्या बेटा? ये तो नॉर्मल सी बात है। इससे जैसे 3 क्वेश्चन आपके सामने है, चौथा क्वेश्चन मुगल साम्राज्य का हम बना सकते हैं इसके तरीके से। तो 4 क्वेश्चन, 4 फैक्ट आपके सामने हो चुके हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनमें निकालिए, इनमें छोटे छोटे क्वेश्चंस निकालिए आप, नहीं तो बेटा फिर दिक्कत हो जाएगी। जिन बच्चों को 95 प्लस मार्क्स लेने हैं उनको ये चीजें बहुत डीपली स्टडी करना होगा। तो मैं यहां तक कि जितने भी शासनकाल रहे उन शासनकाल को भी पढ़ना है। मुगल साम्राज्य के शासनकाल ये आप छोटे क्लासेस की बुक्स में भी पढ़ते आए हो। ये कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा है। जैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इस लेसन की स्टार्टिंग से था। कब से हुआ? 1526 से। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की लड़ाई हुई थी। उस पानीपत की लड़ाई के अंदर ये मुगल शासक बाबर जीत गया था और उसके बाद उसने यहाँ पर साम्राज्य की नींव रखी थी। ऐसे पढ़ना है। बाबर का संबंध वैसे तो अफगानिस्तान और के फरगना से, उज्बेकिस्तान से भी इनका संबंध है। तो इस तरह से इनका जो संबंध है वो हमारे से पश्चिमी इलाके से संबंध है। इन साम्राज्य की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की।
इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, यहाँ पे टिक करके सरकारें शासन कर रही थी। जैसे आपने, अब आप ये समझिए कि क्या होता है राजनीतिक स्थिरता और क्या होता है राजनीतिक अस्थिरता। हालांकि पॉलिटिकल का क्वेश्चन है लेकिन मैं बता देता हूं। राजनीतिक स्थिरता का मतलब होता है जब नियमित रूप से कोई सरकार लंबे समय तक शासन करती रहे, उसके शासन को कोई खतरा ना हो, बार बार चेंज ना हो, तो उसे राजनीतिक स्थिरता कहते हैं। जबकि दूसरी इसकी अस्थिरता क्या होती है कि बार बार सरकारों का गिरना, कि जैसे कि 90 के दशक के अंदर हमारे यहाँ पर बहुत सी सरकारें बनी, गिरी, वो यानी सरकार अल्पमत में सरकार आ जाती है, बार बार चुनाव होते हैं, तो इस तरह की परिस्थिति राजनीतिक होती है। तो यहां पर साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता थी, ये स्टेबल होकर का शासन कर रहे थे, लंबे समय से शासन कर रहे थे, मजबूती से शासन कर रहे थे। चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की। कहां से लेकर, चाइना से लेकर भूमध्य सागर के रास्ते, ये लोग जमीन से होने वाले व्यापार से जुड़े हुए थे। खोजी यात्राओं से, खोजी यात्रा कैसी होती है, जैसे कि पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा इंडिया आए, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो इस तरह से खोजी यात्री होते हैं। स्पेन और पुर्तगाल के लोग बहुत ही खोजी यात्रियों के इसमें बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के, खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। तो यहां नई दुनिया का खुलना क्या है? नई दुनिया का खुलने का मतलब होता है पहले यूरोप लोग इंडिया को नहीं जानते थे, जब उन्हें पता चला, इसकी खोज हो गई वास्को डिगामा से 1498 ईस्वी में, तब से उन्हें पता लगा कि इंडिया भी कोई देश, इंडिया से उन्होंने व्यापारिक संबंध स्थापित किए। तो इस तरीके से आपको करना है, यूरोप के साथ में एशिया के, खास तौर पर भारत के व्यापार में इस दौरान बहुत ही ज्यादा भारी विस्तार हुआ। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आ गई। हमारा इंडिया जो है भारत से समुद्र से पार दूसरे क्षेत्रों से व्यापार कर रहा था, इसमें भौगोलिक विविधताएं पाई जाती थी, ज्योग्राफिकल, क्लाइमेटिक, उसके अंदर अंतर था। कहीं पर मैदानी भाग ज्यादा है, कहीं पर पर्वतीय भाग ज्यादा है, कहीं पर डेल्टाई क्षेत्र ज्यादा है, कहीं पर समुद्री स्तर जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो इसके अंदर ये चीज हमें समझनी है कि भारत का जो समुद्री व्यापार है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे हुआ, और भौगोलिक विविधता आई तो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। यानी हमारे इंडिया से मसालों का जो व्यापार है बहुत लंबे समय से होता आ रहा है, और ये शुरुआत है यूरोप के साथ में। अब यहां पे हम जमा को देखिएगा, जमा देखिए क्या है। 1665 ईस्वी में अपने राजस्व अधिकारी को औरंगजेब के द्वारा दिए गए हुक्म का एक अंश यहां दिया गया। 1665 में औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था, उसने अपने एक अधिकारी को आदेश दिया कि आपको ऐसे करना है। वे परगनाओं के अमीन को निर्देश दें कि वे हर गांव, हर किसान के बाबत खेती के मौजूदा हालात, मौजूदात पता करें। परगना के अमीनों, परगना के अमीन कौन है? यहाँ पे परगना के जो शासक हैं या उसको शासन करने वाले, जो उनको जिम्मेदारी मिली हुई है, एक तरह से हम छोटे शासक इनको कह सकते हैं। तो परगना का नियंत्रण इनके निर्देश पर काम कर रहा था। किसान को बोला गया है आसामी वार। क्या बोला गया है? आसामी वार। इस तरह के शब्द याद कीजिए कि किसान को किस तरह के शब्द से संबोधित किया गया है। इसमें क्या, किस लिए भेजा गया कि खेती की सिचुएशन चेक करके आओ कि कैसा उत्पादन कर रहे हैं, किसान कितने लगे हुए हैं। बारीकी से इनकी जांच करने के बाद सरकार के वित्तीय हितों, किफायत जिसे कहा जाता है, किफायत का मतलब होता है सरकार को जो टैक्स मिलना है, वो वित्तीय हित है गवर्नमेंट का, वो सरकार की तरफ जाना है। किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करें कि किसान को भी बचत होनी चाहिए, सरकार को भी फायदा देखना है। तो इस तरीके से दोनों की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए परगना के अमीनों को निर्देश दिया गया था कि आप जाइए, किसान के हालात को चेक करें, खेती को चेक करें और फिर टैक्स निर्धारित करें, जमा निर्धारित करें। आपकी राय में बादशाह ने विस्तृत सर्वेक्षण पर क्यों जोर दिया? क्योंकि उसने ये देखा कि किसी भी इलाके के अंदर हो सकता है कि पैदावार कम होती है तो उनका टैक्स कम होना चाहिए, अगर पैदावार ज्यादा होती है तो उसका टैक्स ज्यादा होना चाहिए। किसान की बचत को देखें, ये चीज। और फिर जमीन भी एक जैसी नहीं होती है, पहाड़ी इलाकों में भी खेती होती है, मैदानी इलाकों में भी खेती होती है, तो दोनों में बराबर तो नहीं हो सकता, टैक्स का सिस्टम बराबर नहीं हो सकता। तो ये चीज ध्यान रखने की है।
नीचे देखिए बेटा, यहां दो चित्र आपके सामने हैं। अकबर के द्वारा जारी किए गए चांदी के रुपए की दोनों तरफें, यहां उसके दो साइड से चांदी के जो सिल्वर कॉइन्स हैं उनको दिखाया गया है। चौकोर आकृति के अंदर ये बने हुए हैं, दोनों साइड से इस तरह का लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं, इधर भी आप देख सकते हैं औरंगजेब के द्वारा जारी किया गया सिक्का। पहचान कर लीजिए बेटा, अगर चित्र देख करके क्वेश्चन पूछ लिया कि किसका चलाया हुआ सिक्का है, बता नहीं पाओगे। ध्यान से देख लीजिए, चित्रों को ही समझना है, कितना अंतर है इसमें। ये तो है औरंगजेब के समय के शासनकाल, ठीक है बेटा, और ये है अकबर के शासनकाल का। इन दोनों में अंतर है। ये चौकोर आकृति के हैं, मोटा अंतर मैं आपको बता रहा हूं, चौकोर आकृति है ये, और ये गोलाकार आकृति है। समझे बेटा या नहीं आया समझ? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा आपसे। तैयारी को इसी तरीके से करें जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, सीरियसली बेटा। अब आगे चलते हैं। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। यानी इंडिया से जो भी वस्तु विदेशों को भेजी जाती थी उसके बदले में इंडिया को चांदी मिली, यानी चांदी के बदले वो सारी चीजें बेची जा रही थी। इससे हमारा इंडिया माला माल हो रहा था, अमीर यहां के लोग समृद्धशाली हो रहे थे। इसीलिए हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो भी जहां पे चांदी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, उन सब देशों ने व्यापार के लिए बड़ा हिस्सा भारत को चांदी के रूप में भुगतान कर दिया, कॉइन्स के रूप में। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहां चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे। याद रखिए, इंडिया के पास सिल्वर के नेचुरल रिसोर्सेज की संख्या इतनी नहीं है। हम देखते हैं अजमेर के पास में एक स्थान है जिस स्थान को नाम हम जेवर के नाम से जानते हैं, वहां चांदी मिलती है। कुछ एक दो स्थान और भी हैं आंध्र प्रदेश वगैरह में, तो इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं मिलती जितना कि हमारे देश की जरूरत है। नतीजतन इसका परिणाम यह हुआ, नतीजतन शब्द है परिणाम, 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही। 16वीं से 18वीं सदी तक भारत के अंदर क्या रहा? भारत में धातु मुद्रा का लेन देन रहा और चांदी के रुपयों के जरिए लेन देन हुआ। चांदी के रुपए देख करके भारत से चीजें खरीदी जाती थी, इसलिए इंडिया में चांदी के रुपए बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों के पास उपलब्ध रहे। लोग उनके बदले वस्त्र खरीद सकते थे। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, दूसरी तरफ मुगल राज्य को नकदी कर उगाने में आसानी हुई। क्या बेनिफिट हुआ इस चीज से? चांदी के प्रवाह से, चांदी का जो प्रवाह है, फ्लो है, वो बढ़ रहा है, इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। बाहर से आई है चांदी सिक्कों के जरिए, व्यापार हो रहा था, व्यापार में चीजें खरीदी जाती थी, वस्तुएं खरीदी जाती थी, उसके बदले भुगतान चांदी के सिक्कों से हो रहा था। इंडिया के लिए बहुत अच्छा था ये। 16वीं से 18वीं सदी के दौरान ऐसा हुआ। यहां अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार था। मुद्रा संचार का मतलब है मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, या उसका चलन जो है मुद्रा संचार कहलाता है। सिक्कों की ढलाई, हमारे इंडिया में भी सिक्कों की ढलाई हो रही थी। आप देख सकते हैं सिक्कों को ढाल करके यहाँ पे बनाया गया है। अकबर के सिक्के के ढाले हुए सिक्के यहाँ आपके सामने हैं। तो दोनों प्रकार के सिक्के हमने देख लिए। उससे आगे चलते हैं। दूसरी तरफ मुगल राज्य को नकदी कर उगाने में आसानी हुई। इसका बेनिफिट ये था कि जो टैक्स बनता था किसान का, वो आराम से इसके बदले टैक्स के बदले ये दे सकते थे। क्या दे सकते थे? सिक्कों के रूप में भुगतान कर सकते थे। इटली के मुसाफिर जोवान्नी कारेरी, ये इटली का रहने वाला था जोवान्नी कारेरी, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था। 1690 ईस्वी के अंदर कहां से होकर गुजरा? इंडिया से। कहां का रहने वाला था? इटली का। कौन था ये? यात्री था बेटा। क्या नाम है इसका? जोवान्नी कारेरी। कब आया? 1690 ईस्वी। तो याद रखिए, इस तरह के जो फैक्चुअल चीजें हैं पूछा जा सकता है। मुसाफिर जोवान्नी कारेरी कहां से संबंधित है? तो इटली से है। कब आया? 1690। इसने क्या बताया? यह बात भी पूछी जा सकती है आपसे, मुसाफिर जोवान्नी कारेरी ने इंडिया के बारे में क्या बताया?
तो वो भी आपके इस तरह के क्वेश्चन में शामिल किया जा सकता है। इसने इस बात का बड़ा सजीव चित्र पेश किया कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी, यानी दुनिया के विभिन्न देशों से होते हुए, और चांदी का फ्लो इंडिया की तरफ हो रहा था। ये इसने बताया है अपनी पुस्तकों के जरिए। उसी से हमें पता चलता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नगद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। 17वीं सदी में इंडिया के हालात अच्छे थे, कहने का मतलब है। अब अक्सर हम सुनने में आता है कि भाई मुगलों ने इतने साल तक शासन किया, लेकिन मुगलों ने हमारा क्या बिगाड़ा, इसलिए इस लिहाज से तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या आप में से कोई इस जो फैक्ट से संतुष्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूं? मुगलों ने यहां से टैक्स कलेक्ट किया, यहां के लिए काम किया, अपने देश नहीं ले गए वो, उन्होंने अपना समझ के काम किया। बेटा इतना नहीं ले गए, इतना नहीं ले गए जितना अंग्रेजों ने लूट मचाई। किसने आपके पास में किस मुगल शासक का विवरण है बताइए, जो हमारा यहां से लूट करके ले गया? औरंगजेब के समय का उदाहरण मैं आपको देता हूं। जितना भी टैक्स बन रहा था, उस टैक्स को उन्होंने मक्का मदीना भेजा। मक्का मदीना के अंदर मस्जिदों में पैसा लगाया गया, लेकिन उसने देखा कि जो इंडिया का पैसा है और वो मक्का मदीना की मस्जिदों में लग रहा है, तो क्यों ना हम इंडिया की मस्जिदों में उस चीज को लगाएं। तो वो चीज उसने जरूर करी थी। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि दूसरे धर्म के लोगों पे टैक्स भी लगता था। जैसे तीर्थ यात्रा कर वो लिया करते थे, और पूजा करने का भी टैक्स लेते थे। बोलो। एनसीईआरटी औरंगजेब ने और शाहजहां ने मंदिर बनवाए थे, पर तुड़वाए थे मंदिर। हाँ बेटा सुनिए, एनसीईआरटी जो आपको बता रही है, कुछ मात्रा में तुड़वाए थे लेकिन कुछ बनवाए भी थे। आप इस चीज को समझो। जो विवरण आपकी एनसीईआरटी देती है तो वो गलत नहीं है। उन्होंने क्या किया, मान लीजिए कहीं पे वो पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव है इसमें। हाँ नहीं, पॉजिटिव भी बता सकते हो बेटा, पॉजिटिव भी बताइए, नेगेटिव भी बताइए, अगर कभी पूछा जाता है तो। डेफिनेटली दूसरे धर्म के लोगों का ध्यान रखा जाता था। दूसरे धर्म के लोगों पर जो टैक्स लगते थे उसके लिए इन्होंने एक व्यवस्था कर रखी थी, कहीं दूसरे धर्म के लोग नाराज ना हो जाएं। उनको पता था हिंदू धर्म के लोग जाता है, तो टैक्स का सिस्टम ऐसा रखते थे कि वो नाराज ना करें उन्हें। इतने बहुत ज्यादा कहते तो हैं औरंगजेब को बहुत कट्टर शासक था, उसने धर्म परिवर्तन भी बहुत बड़े पैमाने पे कराया। थोड़ा नेगेटिविटी थी औरंगजेब में, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत लंबे समय तक उसने शासन किया, 49-50 साल कम नहीं होते, बहुत बड़ा शासन किया, लगभग अकबर के बराबर। लेकिन योग्य शासक था, उसने अपना नियंत्रण कायम रखा था। साउथ इंडिया से विद्रोह हो गया था उसके समय पर, महाराष्ट्र से। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन उनके बारे में जब कभी कुछ लिखना आए तो उसकी पूरी जानकारी दीजिए। मुगलों ने, अगर आप ये सोच के चलो, मुगल इतने लंबे समय तक हमारे इंडिया में शासन करके गए, कब से कब तक शासन किया मुगलों ने? अगर आप इतने जैसे पढ़ते आ रहे हैं, बता सकता है आप में से कोई बच्चा कब से शासन शुरू हुआ और कब अंत हुआ इसका? मुगल शासक नहीं पता? बेटा याद रखिएगा। कब? किसका शासनकाल बताएं सर? मुगल का अंत कब हुआ? शासन स्टार्टिंग जो है वो कब हुई? औरंगजेब। बेटा सुनिए, 1526 में इसके शासन की शुरुआत। हाँ सुनिए, 1526 शासन की। नो नो नो, आज जाके देखना, आज इसको चेक करना कंफर्म, और अगर आपका जवाब 19 है तो उसके विषय में आप फिर मेरे को बता देना। लेकिन 1526 में से पहले बाबर हमारे इंडिया में नहीं आया, तो उससे पहले शासन कैसे स्थापित कर सकता है? आप सोच के देखिए। 1526 वह तिथि है जब वो इंडिया में आया है, क्या उससे पहले स्थापित कर सकता है साम्राज्य? सोच के देखिए। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर है, उससे पहले कोई नहीं आया। अब आप अंदाजा लगा के बताइए, क्या यह सही हो सकता है कि 19 डेट हो?
एक बार नेट पे सर्च करके फिर बताना मेरे को। और इसका अंत कब से माना जाएगा? आपका कहना है औरंगजेब का शासन 1707 में अंत हो गया, मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। नहीं, इट इज नॉट राइट। कहां पे पढ़ा आपने ये चीज? ये गलत है सर जो बेटा। औरंगजेब था वो लास्ट था। अरे अंतिम महान सम्राट था, अंतिम महान सम्राट 1707 ईस्वी। उसके बाद भी हुए हैं, आपको नाम बताता हूं मैं। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला, आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, जिसको 1857 की क्रांति में नेतृत्व दिया गया था। कौन थे ये? अगर ये मुगल नहीं थे तो फिर कौन थे? 1757 में प्लासी की लड़ाई, 1764 में बक्सर की लड़ाई, मुगल सम्राट को उसमें शामिल किया गया था। शाह आलम द्वितीय को हार गया था युद्ध में। तो शासन कब तक चला? 1757 तो कम से कम मान के चलिए, 1757 या 64 इनमें से। तो इससे पहले तो हो ही नहीं सकता, लंबी अवधि तक चला है। ठीक है बेटा, वो महत्वपूर्ण शासक नहीं थे, रंगीन मिजाज व्यक्ति थे, अपने ऐशो आराम पे ध्यान देते थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था शासन प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। उनकी वजह से औरंगजेब के जितने भी उत्तराधिकारी हुए अयोग्य साबित हुए। इसीलिए आपका, जब आपने कभी छोटी क्लासेस में कभी पढ़ा होगा तो आपने औरंगजेब को मान लिया कि ये इसका अंतिम शासक था। नहीं, अंतिम शासक मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय है, जो बुजुर्ग था 1857 की क्रांति के समय। आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं, बताओ बेटा। यस सर, यस सर। हाँ बेटा, इनके इनके फैक्ट्स के हिसाब से काम करो। कोई बात नहीं, आपने जो भी छोटी क्लासेस में पढ़ लिया होगा वो माइंड में रहता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वहां पे डिटेल में बताया नहीं जाता, यहां हम आपको डिटेल से बता रहे, इतना फर्क होता है इसमें। यहां किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है बेटा। अब फिर आगे बताएं इसमें। देखिए, यूरोपीय बाजारों की मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के वस्त्र उत्पादन का एक उदाहरण यहां पे दिया गया है 8.13 में। 8.13 चित्र कहां है? ये चित्र है 8.13। यहां पर भारतीय उपमहाद्वीप में कपड़े का उत्पादन होने लग गया था और वो यूरोपीय बाजार भेजा जाने लग गया था। तो इसका उसका एक चित्र यहां पे है, इस तरह के कपड़े तैयार करते थे। चर्चा कीजिए, पता लगाइए वर्तमान में आपके राज्य में कृषि उत्पादन पर कर लगाए जाते हैं या नहीं। क्या आप बता सकते हैं? क्या आज एग्रीकल्चर टैक्स लिया जाता है आपसे? आज की राज्य सरकारों की राजकोषीय नीतियां और मुगल राजकोषीय नीतियों में समानता और भिन्नताओं को समझाइएगा। आज सरकारें जन कल्याणकारी कार्य करती हैं, लेकिन चूल्हा टैक्स तो लेते हैं बेटा। चूल्हा टैक्स जो होता है वो अपने एक तरह से इसी तरह का टैक्स है। और फिर कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको हम खरीदते हैं मार्केट से, हम डीएपी यूरिया खरीदते हैं, कोई भी चीज लेते हैं तो वो चीज हम तो टैक्स पे कर रहे हैं। तो एक तरह से इनडायरेक्टली कृषि उत्पादन पे ही तो टैक्स हो गया। और कहां हो गया वो? आप कोई भी चीज आप खरीदते हो, आपने सुना होगा एसजीएसटी और सीजीएसटी, दो तरह का जीएसटी पे कर रहे हैं हम किसी भी जगह। तो जैसे कि अनाज यहां पे बिक्री होती है, अनाज के उत्पादन के लिए मंडियों में बिक्री होती है, तो उसके अंदर इतना ज्यादा टैक्स वहां पे तो खैर उन्होंने इतना ज्यादा नहीं वो कर रखा है कहीं भी। लेकिन हम इनडायरेक्टली जो चीजें डालते हैं, पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, खरपतवार नाशी लेके आते हैं, पीड़क नाशी लेके आते हैं, या फिर बीज लेके आते हैं, या फिर डीजल पेट्रोल जो अपने ट्रैक्टर संसाधनों में हम यूज करते हैं, तो बेटा उसके अंदर हम टैक्स पे कर रहे हैं। और इनके बिना खेती नहीं होती। आप बिजली का बिल दे रहे हो, उसमें टैक्स दे रहे हो। तो इन चीजों को ऐसे समझना है। उस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, टैक्स डायरेक्टली खेत के उत्पादन से लिया जाता था। आज ऐसा नहीं है, आपके खेत में कोई मांगने नहीं आता भाई इतना टैक्स हो गया जमा करो, कोई नहीं कहने आता। लगान के रूप में कोई पैसा नहीं जमा करने जाता।
इतना फर्क हो गया। आज हमारा देश स्वतंत्र देश है, आज हमारे ऊपर इस तरह की कठोर नीतियां लागू नहीं है। आज किसान की बचत बढ़ गई है क्योंकि उसके पास हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं, अच्छी फसल नीति है, सरकार भी सहयोग करती है। ये चीज समझें। अब आगे चलते हैं, भारत में चांदी कैसे आई इसको डिटेल से बता रखा है, जिसको हमने यहाँ पे पढ़ा था एक शॉर्ट रूप में जोवान्नी कारेरी ने। तो उसने बताया था कि चांदी सारी दुनिया से कैसे यहाँ पे पहुंचती है, तो इसको यहाँ पे डिटेल से बता रखा है। भारत में चांदी कैसे आई, क्वेश्चन बन सकता है इसमें। तो क्वेश्चन में ये चीज याद रखें जरूर, जोवान्नी कारेरी का नाम जरूर याद रखें, जो इटली का मुसाफिर था और जिसने ये लेख बताया है। लेकिन जोवान्नी कारेरी ने जो लेख लिखा वो बर्नियर के लेख पे आधारित था। ये फ्रांसवा बर्नियर भी एक विद्वान था, एक यात्री था फ्रांस का, और उसने जो लेख लिखा था उसके आधार पे जोवान्नी कारेरी ने लेख लिखा। इसके निम्नलिखित अंश हमें पता चलता है कि मुगल साम्राज्य में कितनी भारी मात्रा में बाहर से धन आ रहा था। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाता है कि किसके लेख पर आधारित है भारत में चांदी का जो फ्लो हुआ, वो किसके लेख पर आधारित है, तो दो नाम तो दोनों का पढ़ रहे हैं हम इसमें, समझे या नहीं समझे। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन में आता है तो वैसे तो ये मेजर रूप में तो इसका है, लेकिन इन्होंने ब्रैकेट में इसको भी दे दिया, दोनों हो गए ना शामिल। ठीक है ना बेटा, दोनों का विचार था। मुगल साम्राज्य की धन संपत्ति का अंदाजा लगाने के लिए पाठक इस बात पर गौर करें कि दुनिया भर में विचरने वाला सारा सोना चांदी आखिरकार यहीं पहुंच जाता है। कि जो दुनिया भर के अंदर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सोना चांदी है, जो उसका फ्लो है, वो एक स्थान से सोना चांदी आखिरकार यहां पहुंच जाते हैं। यहां कहां, इंडिया, इंडिया में पहुंच जाता है। दुनिया भर में जितना भी सोना चांदी है ये सब जानते हैं, इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। सोना कहां से आता है, चांदी कहां से आती है, ज्यादा बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। यूरोप के कई राज्यों से होते हुए इसका थोड़ा सा हिस्सा कई तरह की वस्तुओं के लिए तुर्की में जाता है। इसका मतलब यूरोप के कई राज्यों से होते हुए, मतलब जैसे यूरोप के अंदर बहुत से राज्य हैं, आपको पता होगा, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, बहुत ऐसे प्रांत हैं। तो उन राज्यों से होता हुआ इसका थोड़ा सा हिस्सा कई तरह की वस्तुओं के लिए तुर्की में चला जाता है। तुर्की कहाँ है, तुर्की भी आधुनिक टर्की को कहा जाता है, ये वहीं पास में ही है, यूरोप में ही है, तो वहां पे पहुंच जाता है। थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए सिमरना होते हुए फारस पहुंच जाता है। सिमरना एक क्षेत्र का नाम है मध्य एशिया में। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम प्राप्त करना चाहते हैं। हालांकि रेशम का जो उत्पादन है वो चाइना में भी होता था, जापान में भी होता था। तो इसका ये थोड़ा सा हिस्सा सिमरना होते हुए फारस पहुंच जाता है। फारस कहां पे है, कहां है फारस, सुनाओ बेटा, बताओ इसके बारे में। कभी सुना होगा फारस की खाड़ी के बारे में? ईरान इराक के पास में स्थित है फारस की खाड़ी, तो उसे ही फारस का क्षेत्र बोला जाता है। उस क्षेत्र से सर्दियों में हमारे यहाँ पे वर्षा होती है, वो पानी वहां का बरसता है हमारे यहाँ पे सर्दियों में। अब चूंकि तुर्की लोग कॉफी से अलग नहीं रह सकते, जो कि ओमान और अरबिया से आती है। ओमान और अरबिया क्षेत्र, अरबिया क्या है, अरब प्रदेश, अरबिया से कॉफी यानी उस क्षेत्र से मंगवाई जाती है, ओमान और अरबिया से। और तुर्की लोग कॉफी को प्राप्त करना चाहते थे क्योंकि कॉफी पीते होंगे, और ना ही फारस और अरबिया तुर्की के लोग भारत की वस्तुओं के बिना रह सकते हैं। इसका मतलब ना तो वो कॉफी के बिना रह सकते, ना वो भारत की वस्तुओं के बिना रह सकते। यानी जो फारस के क्षेत्र से जाती हैं, अरब के क्षेत्र से जाती हैं और तुर्की, इन तीनों स्थानों के लोग भारत की वस्तुओं पर डिपेंड करते हैं, फारस, अरबिया और तुर्की। वे मुद्रा की विशाल मात्रा लाल सागर पर बेबल मंडेल के साथ, मंडेल के पास स्थित मोचा भेजते हैं, और इसी तरह से ये मुद्राएं फारस की खाड़ी पर स्थित बसरा भेजते हैं। बाद में ये सारी संपत्ति जहाजों से हिंदुस्तान भेज दी जाती है। हिंदुस्तान किसे कहा गया है, ये हिंदुस्तान यानी इंडिया को बोला गया है। भारतीय जहाजों के अलावा जो डच, अंग्रेजी, पुर्तगाली जहाज हर साल
हिंदुस्तान की वस्तुएं लेकर पेगू, तानसेरी, म्यांमार के रास्ते। ये तानसेरी किसे कहा गया है, नाम याद रखिए इनका। तानसेरी म्यांमार, म्यांमार का एक हिस्सा है, उसको तानसेरी बोला गया है। श्याम, जो आधुनिक देश है थाईलैंड, उसको श्याम देश बोला जाता है। सीलोन, जिसका आधुनिक नाम श्रीलंका है। मालदीव के टापू, मोजाम्बिक और अन्य जगह ले जाते हैं। यानी भारतीय जहाजों के अलावा डच, अंग्रेजी, पुर्तगाली जहाज, यानी ये जहाज होते हैं, ये व्यापारी लोग होते हैं, डच, इंग्लिश और पुर्तगीज जो लोग होते हैं, हिंदुस्तान की वस्तुएं लेते हैं, पेगू ले जाते हैं, म्यांमार के रास्ते, थाईलैंड, सीलोन, मालदीव, टापू, मोजाम्बिक और अन्य जगह ले जाते हैं। इन क्षेत्रों में ले जाते हैं। ये इन जहाजों को निश्चित तौर पर बहुत सारा सोना चांदी इन देशों से लेकर वहां हिंदुस्तान पहुंचना पड़ता है। वो सब कुछ जो डच लोग जापान की खानों से हासिल करते हैं, जापान से जो सोना मिलता है उन्हें, वो देर सवेर हिंदुस्तान चला जाता है। और यहां से यूरोप को जाने वाली सारी वस्तुएं, चाहे वो फ्रांस जाएं या इंग्लैंड जाएं, पुर्तगाल जाएं, सभी नगद में खरीदी जाती हैं। जो नगद वहीं हिंदुस्तान में रह जाता है। मतलब जो भी चीजें कैश पेमेंट के रूप में खरीदी जाती हैं, जितना भी सिक्का फ्रांस के पास है, इंग्लैंड के पास है, पुर्तगाल के पास है या किसी भी अन्य देश के पास है, घूम फिर के कहां चला जाता है, इंडिया चला जाता है। और इसी व्यापार की वजह से पहुंचता है। ये चीज इस जोवानी कारेरी के लेख के इस आर्टिकल के जरिए आपको ये बात पता चल रही है। ठीक है बेटा, यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। हमारे इंडिया में अरेबिका नाम की एक वो मिलती है कॉफी, आपने सुना भी होगा। बहुत ज्यादा मात्रा में अरेबिका की जो किस्म है वो बोई जाती है हमारे इंडिया में। आपको ये भी पता होगा कॉफी के बीज इस्तेमाल किए जाते हैं। चाय की तो पत्तियां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉफी के बीज इस्तेमाल होते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं बेटा, आप में से कोई भी। आपके पास कोई इस तरह का मैसेज आया है स्कूल से? बताओ बेटा। सर ये सोर्सेज नहीं पढ़ाओगे? कौन से सोर्सेज? ये सोर्स कौन से 5 सोर्सेज? और 6। एक मिनट, 5 और 6? यस सर। अच्छा, अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण ये मैं बता चुका हूं बेटा। तुम्हें कल कहाँ थे आप? कल नहीं थे क्या क्लास में? ये वही तो है। अरे बेटा 4 प्रकार की जमीन के बारे में बता रखा है। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये कह सकते हो कि आप रिपीट कर दीजिए, कोई बात नहीं। इसमें देखिए बेटा, यहाँ पे अकबर बादशाह ने जमीन का वर्गीकरण करवाया था। उसमें क्वालिटी के हिसाब से उसको जमीन को बांट रखा था। जैसे पहली प्रकार की जमीन है पोलत जमीन, इसको एक के बाद एक हर प्रकार की फसल वहां पे होती थी, लगातार फसल होती थी उसमें, और इसको कभी भी खाली नहीं छोड़ते थे। उपजाऊ जमीन थी पोलत जमीन। उसके बाद है परोती जमीन। परोती जमीन पर जिसपे कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी, लगातार खेती करते थे, इस पे फसल पैदावार नहीं होती थी, इसलिए इसके कुछ समय के लिए उसको खाली छोड़ दिया जाता था। और ताकि क्यों छोड़ा जाता था खाली? ताकि वे खोई हुई ताकत को वापस हासिल कर सके। जो उपजाऊपन खराब हो जाता है, जो जमीन की जो किस्म है उसके अंदर जो कमियां आ जाती हैं, जो बंजर की तरफ वो बढ़ने लगती है, तो उसमें कुछ सुधार आ जाए, इसलिए उसको खाली छोड़ते थे। तीसरी क्वालिटी चचर जमीन। चचर को 3 से 4 साल के लिए खाली छोड़ते थे और बंजर जमीन को 5 से ज्यादा साल के लिए। इसमें इस तरीके की वो बता रखी है। और इसको इन्होंने आगे ये जो 4 प्रकार इसमें प्रमुख रूप से बताए गए, पोलज है, परोती है, चचर है और बंजर है, इसको आगे 3 किस्मों में बांटा जाता है, अच्छी, मध्यम और खराब। और हर किस्म की जमीन के उत्पाद को जोड़ना पड़ता है। अच्छी को भी जोड़ लेते हैं, मध्यम को भी, खराब को भी। और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता है। और 1/3 सरकार टैक्स लेती है, 1/3 इसका टैक्स होता है और मध्यम उत्पाद किसान का रहता है। ऐसे समझना है। आगे इसमें नगद और जींस के बारे में, ये अमील गुजार नाम के एक जैसे अधिकारी होते हैं, जो इसमें बता रखा है कि सरकार की तरफ से ये मैसेज दिया गया था, शासन की तरफ से, कि आप नगद लेने की आदत ना डालें, बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहें। ये आइन से ये बात एक अनुच्छेद के जरिए बताया गया है कि नगद या जींस, जींस का मतलब है अनाज, अनाज के रूप में भुगतान, नगद कैश के रूप में।
यह बाद वाला तरीका कई तरह से काम में लाया जा सकता है। पहला, कणकुतय हिंदी जुबान में कण का मतलब है अनाज, कुत अंदाजा। अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटना चाहिए, अच्छा, मध्यम और बदतर, और इस तरह से शक दूर करना चाहिए। यानी इनका मतलब है टैक्स, जब आप सिस्टम जाते हैं, टैक्स को कलेक्ट करने जाते हैं गांव के अंदर, तो अमिल गुजार नामक अधिकारी को कहा जाता है कि नगद लेने की आदत ना डालें, हमेशा कैश के रूप में ही चक्कर में ना रहें, हमेशा आप फसल भी ले सकते हैं वहां से। तो इनका मतलब है यहां पर कणकुतय, कणकुतय किस भाषा का शब्द है? हिंदी, हिंदी भाषा का शब्द है। कण का मतलब होता है अनाज, और इन्होंने कहा कि अच्छी, जैसे क्वालिटी के हिसाब से अच्छी, मध्यम और बदतर, ये तीनों क्वालिटी के हिसाब से इसको बंटवारा करें। अक्सर अंदाज में किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। दूसरा, बटाई, जिसे भावली भी कहते हैं। बटाई तरीका कैसा होता है? जिसमें आज भी बटाईदार होते हैं, जो भी उत्पादन होता है, जो खर्चा होता है, वो बांट लेते हैं आपस में, फसल काटकर जमा कर लेते हैं और फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में रजामंदी में बंटवारा करते हैं। मान लीजिए 2 पक्षों ने मिलकर खेती की है और भावली, भावली नाम की खेती की है। भावली का मतलब बटाई, बटाई प्रकार की, तो उसमें जितना खर्चा लगा, जितना भी वो साझेदार है, उनमें बराबर बराबर बट जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कई समझदार निरीक्षकों की जरूरत पड़ती थी, वरना दुष्ट बुद्धि और मक्कार धोखेबाजी की नीयत रखते हैं। यानी कुछ लोग जो हैं दुष्ट होते हैं, मक्कार धोखेबाजी के चक्कर में बने रहते हैं, और हो सकता है कि वो उनकी नीयत में खोट हो और वो किसानों के साथ में धोखा कर सके। तीसरे, खेत बटाई, जब बीज बोने के बाद खेत बांट लेते हैं। इसका मतलब है बीज बोने के बाद और फिर उसके बाद में अलग अलग खेती कर लेते हैं सबकी। चौथे, यहां पर लौंग बटाई, फसल काटने के बाद वे उसका ढेर बना लेते हैं, फिर उसे अपने अपने में बांट लेते हैं और हर पक्ष का अपना हिस्सा घर ले जाता है और उससे मुनाफा कमाता है। यानी जितने भी लोग उसे जुड़ करके खेती करते हैं, तो इस तरीके से कितने प्रकार की बटाई का जिक्र यहाँ पे किया गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जमीन का आकलन पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। इसका मतलब है पहली क्वालिटी इन्होंने क्या बताई, इसके 3 डिवीजन बनाने के लिए कहा गया, फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटो, इन्होंने ये कहा। इसको कणकुतय नाम दिया गया है। पहली जो क्वालिटी है बटाई की, उसमें कणकुतय बोला है इन्होंने। उसमें अच्छा, मध्यम और बदतर तीनों वैरायटी के इसके अंदर बांटने की बात कही गई है, और जमीन का आकलन अच्छे तरीके से करने पर जोर दिया गया है। और दूसरा टाइप जो है भावली है, जिसमें बटाई जो है फसल काटकर जमा कर लेते हैं, और जो तीसरी बटाई है खेत बटाई है, इसमें बीज बोने के बाद खेत बांटा जाता है। चौथी बटाई के अंदर लौंग बटाई जिसे कहा जाता है, उसमें फसल काटने के बाद उसका ढेर बनाते हैं, जितने भी साझेदार लोग होते हैं वो अपना उसमें बांट लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें काम करेंगे। राजस्व निर्धारण व वसूली को हरेक प्रकार प्रणाली में खेतीहरों पर क्या फर्क पड़ता होगा? डेफिनेटली, अगर राजस्व निर्धारण अनुचित होगा तो किसानों की बचत कम हो जाएगी, अगर उचित होगा तो उनकी बचत बढ़ जाएगी। ये डेफिनेटली किसानों पे फर्क डालता है। अगर टैक्स बहुत ज्यादा करेगा तो लोग, किसान खेती छोड़ करके जंगलों की तरफ भाग जाएंगे, जैसा कि होता था। वसूली की प्रणाली में भी अगर लचीलापन होगा तो किसान काम छोड़ के नहीं भागेगा, लेकिन वसूली अगर सख्त करेंगे तो किसानों पे डेफिनेटली उसका फर्क पड़ेगा, और वो लोग अपना काम छोड़ करके कोई दूसरा धंधा अपना लेंगे या शहर में चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप याद रखें। क्या आप मुगलों की भू राजस्व प्रणाली को लचीली व्यवस्था मानेंगे? क्या ये कोई लचीली व्यवस्था थी या कठोर व्यवस्था थी, इसके बारे में, क्योंकि मुगलों के अंदर कहीं कहीं पर तो देखने में आता है कि थोड़ा बहुत लचीलापन भी था, लेकिन ज्यादातर सख्ती देखने को मिली गई। ये एक कमी के तौर पे, नेगेटिव पॉइंट के तौर पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी हाँ उचित भी था, अकबर के समय पर, कभी कभी औरंगजेब के समय पर भी, कभी कभी लोगों को और फसल खराब होने पर उसका टैक्स भी कम किया जाता था। अब आप लीव कर सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए, इसके छोटे क्वेश्चंस इसमें से बनाइएगा, लिख लीजिए। यू कैन लीव नाउ।